टॉपिक्स। तो सबसे पहले है मटेरियल प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज़ मटेरियल प्रोसेसिंग? मटेरियल प्रोसेसिंग जो होता है एक मेथड होता है जो कि इंटेंस कंसंट्रेटेड एनर्जी का यूज़ करता है लेज़र की किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए, उसको रीशेप करने के लिए और उसको स्ट्रक्चर देने के लिए मटेरियल को। ये ट्रेडिशनल मेथड्स की तरह बिल्कुल नहीं होता। इसमें किसी भी मेटल के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ आपको कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि नॉन कांटेक्ट टूल होता है क्योंकि लेज़र के थ्रू होता है। और ये जो होता है हम कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को थर्मल एनर्जी में टू अचीव रिजल्ट विद एक्सट्रीम प्रिसीजन। मतलब कि लाइट एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें एक बहुत ही प्रिसाइज और एक प्रिसीजन वाला एक हमें रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ इट वर्क्स द इंटरेक्शन। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था इस यूनिट के पार्ट 1 में कि लेज़र क्या काम करती है। लेज़र 3 तरीके से काम कर सकती है। या तो वो किसी भी चीज़ के साथ हिट होने के बाद, किसी भी मटेरियल के साथ हिट होने के बाद, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या वो ट्रांसमिट होगी, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जब एब्जॉर्ब होगी वो जब भी प्रोसेसिंग शुरू होगी किसी भी चीज़ के साथ। तो एब्जॉर्प्शन एंड हीटिंग। एब्जॉर्प्शन इज़ रियली इम्पोर्टेंट to happen or to make any procedure happen. ओके, एब्जॉर्प्शन एंड हीटिंग। तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट कर देती है उसको हीट में। ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है हीट में। फेज चेंज होता है इसमें डिपेंडिंग ऑन द लेज़र पावर एंड ड्यूरेशन। तो मतलब डिपेंड करता है हमारी लेज़र की पावर पर और वो कितना टाइम लगाती है मटेरियल को करने में। मतलब वो कितना टाइम लगाएगी मटेरियल को हीट करने में, मेल्ट करने में, वेपोराइज करने में। तो वो उसकी पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हीटिंग यानी कि हार्डनिंग, अब हार्डनिंग हो गया, मेल्ट वेल्डिंग या कटिंग हो गया। ठीक, वेपोराइज में आपका ड्रिलिंग और एब्लेशन हो गया। फिर आता है लोकलाइज्ड जोन। मतलब बिकॉज लेजर कैन बी फोकस टू अ माइक्रोस्कोपिक स्पॉट, the heat effect zone HZ is very small, preventing the rest of the part from wrapping or heated. मीन्स लोकलाइज जोन, जो कि हमने पहले इसके एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि यहाँ पे तो मटेरियल प्रोसेसिंग की बात हो रही है, पहले वहाँ पे हमारी मेडिकल फील्ड की बात हो रही है। तो हमने पता था कि अगर हम चाहे तो एक सेल पे भी हम कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इतना प्रिसाइज्ड वर्क होता है लेज़र का। तो सेम गोज़ विद दिस कि अगर आप चाहते हैं कि छोटे से पार्ट पे ही लेज़र काम करे तो वहीं पे काम करेगी, बाकी के पार्ट्स को वो इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने की है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं काम करने के। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है लेज़र होल ड्रिलिंग। लेज़र के थ्रू आप होल ड्रिलिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द हाइलाइटर हियर। ओके, सो लेज़र ड्रिलिंग जो होता है एक हाई स्पीड प्रोसेस होता है, एज वी ऑल नो। ठीक है, यूज टू क्रिएट एक्सट्रीमली स्मॉल और डीप होल्स। इसकी वजह से हम काफ़ी गहरे और छोटे से छोटा, मतलब कि जो कि साइज़ में तो छोटा हो लेकिन गहरा हो, इस टाइप के भी होल्स कर सकते हैं और ये हाई स्पीड प्रोसेस होता है। ठीक है, हम एक टाइनी स्पॉट पे बीम को फोकस करके होल ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे होल बना सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो लेज़र के थ्रू भी आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, आपको ड्रिलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल ड्रिलिंग को लेके, वो ड्रिलिंग मशीन से होती है, तो आपको जैसे मान लीजिए वॉल है, वॉल में आपको एक होल क्रिएट करना है तो आपको ड्रिल मशीन उससे टच करनी पड़ेगी वॉल से, एंड देन वो होल क्रिएट होगा। लेकिन लेज़र में ऐसा नहीं है, लेज़र दूर से ही काम कर सकती है, बस हमें उसकी बीम को फोकस्ड करने की उस स्पॉट पे ज़रूरत है, एंड देन इट विल वर्क। ओके, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड द रिक्वायर्ड क्वालिटी डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज। मतलब डिपेंड करता है कि उसकी मोटाई कितनी है मटेरियल की और उस हिसाब से हम लेज़र को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगल पल्स लेज़र यूज़ होती है थिन शीट्स के लिए, परक्यूजन यूज़ होती है मल्टीपल रैपिड पल्सेस के लिए, मतलब बहुत सारी एक साथ पल्सेस। पहले तो हम सिंगल पल्स बोल रहे थे, वो थिन शीट के लिए होती है, और मल्टीपल उसके लिए होती है, डीपर होल्स के लिए होती है। ठीक है, आप इसको प्रिकर्सन ना लिख के मल्टीपल रैपिड पल्सेस भी लिख सकते हैं। फिर आता है ट्रीपैनिंग। ट्रीपैनिंग कटिंग इन सर्कल और लार्जर, मतलब अगर आपको एक लार्ज एरिया कवर करना है और आप चाहते हैं कि वो सर्कल शेप में हो, बिल्कुल
बिल्कुल गोल हो, इधर उधर ना हो, तो आप यूज़ करते हैं ट्री पेनिंग का, यानी कि कटिंग इन अ सर्कल। आप इसको सिंपल लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। दिस इज वाइटल इन एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग कूलिंग होल्स इन टरबाइन ब्लेड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ड्रिलिंग माइक्रोवेव्स इन सर्किट बोर्ड्स। यानी कि ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। अगर आपको छोटे छोटे होल्स करने हैं या फिर आपको बड़े भी होल्स करने हैं और आप चाहते हो कि क्रिएटिंग कूलिंग होल्स आप क्रिएट कर सको उनसे, तो ये बहुत आसानी से लेज़र से हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है लेज़र कटिंग। लेज़र की बीम को एक चीज़ पे फोकस करके आप उसको काट सकते हैं। एज यू नो कि लेज़र बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जी चीज़ है, और लेज़र से आप बीम को फोकस कर देंगे एक जगह, तो एक बहुत ही शार्प कट लेज़र आपके मटेरियल पर क्रिएट कर सकती है, जो कि बहुत ही प्रिसाइज होगा, और मतलब मटेरियल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके आसपास के मटेरियल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो बहुत स्मूथ कट होगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि लेज़र कटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेज़र की सबसे ज़्यादा कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये, वेयर अ कंटिन्यूस लेज़र बीम इज मेल्ट और वेपोराइज मटेरियल along a प्रोग्राम पाथ। यानी कि जिस पाथ पे आपको लेज़र चलानी है, उस पाथ पे अगर आप लेज़र चलाएंगे तो वो लेज़र की बीम या तो उसको पिघला देगी या फिर उसको वेपोराइज कर देगी मेटल को आपको, और आपको जो आपको कट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। A high pressure assist gas like nitrogen oxygen is blown through a nozzle alongside the laser to handle the molten debris, leaving a clean narrow edge called a curve। यानी कि आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी यूज़ कर सकते हैं, एसिस्ट गैस का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक नैरो एंड क्लीन एज मिल जाती है, जिसको हम इस इनकी भाषा में कर्व कहते हैं, कर्व। Okay, this matter is used across the automotive and fashion industries। फैशन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ऑटोमोटिव में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत अच्छे से कट कर सकता है। यानी कि इवन इट्स अ थिक स्टील प्लेट, यानी कि अगर आपकी कोई मोटी थिक चीज़ भी होगी तो वो उसको भी बहुत अच्छे से और प्रिसाइज तरीके से कट करेगा, विदाउट क्रिएटिंग एनी फस और डैमेजिंग द गुड पार्ट ऑफ द मेटल और मटेरियल। ओके, सो और इसमें ये भी होता है कि अगर आप नॉर्मल ब्लेड्स यूज़ करोगे तो वे टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, और लेज़र तो ऐसा होगा नहीं, लेज़र तो ख़राब होगी नहीं, क्योंकि ना तो कोई कांटेक्ट है उसके साथ, ना फिर कोई, या फिर ना कोई अनदर मटेरियल है, ना कोई ब्लेड यूज़ हो रहा है। तो लेज़र में ऐसा नहीं होता। लेज़र ना तो टाइम के साथ घटती, बस उसमें जो उसका हमें एक्टिव मीडियम होता है वो उसको टाइम टू टाइम उसे प्रोवाइड करवाना पड़ता है, कि हमें पंपिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है, वरना लेज़र ऐसे टाइम के साथ डल नहीं होती। ओके, देन हियर इट्स कम लेज़र हार्डनिंग। व्हाट इज़ लेज़र हार्डनिंग? मतलब कि इसमें क्या होता है, सरफेस का मॉडिफिकेशन होता है, ये सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है that increase the wear resistance of a metal part without changing its shape or core properties। मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है, उसका वियर रेजिस्टेंस तो वो बढ़ा देगी, विदाउट उसके शेप को चेंज करे, या फिर ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, या तो वो चीज़ पिघल जाती है, वो जल जाती है। लेकिन लेज़र में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके ना तो कोर प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी और ना ही शेप चेंज होगी, और आपके मेटल का वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक जो लेज़र होती है वो हमारे सरफेस को बहुत जल्दी हीट अप कर देती है। ठीक है, और आयरन कंपोनेंट जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे थोड़ा सा कम में उसको आसानी से बहुत जल्दी हीट अप कर देती है, और लेज़र और हार्डनिंग वियर रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, और आपकी ना तो कोई शेप चेंज होती है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और आपका काम भी हो जाता है। एंड देन causing, देख इसमें लिखा है कि वंस द लेजर मूव्स अवे द कोल्ड इंटीरियर ऑफ द पार्ट एक्स अ हीट सिंक। मतलब कि जैसे ही लेज़र, जैसे लेज़र ने उसके ऊपर आपने लेज़र गेरी और आपका काम हो गया, तो जैसे ही आप लेज़र हटाएंगे तो जो उसका सरफेस होगा वो खुद ही अपने आप ही बहुत जल्दी ठंडा होने लगेगा, और उसे कोई ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें लिखा है दिस रैपिड कूलिंग ट्रांसफॉर्म द सरफेस इनटू मच हार्डर। जब ये कूल हो जाएगा तो ये चीज़ खुद ही उस मेटल को, उस क्रिस्टल को एक हार्डर उसमें स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर देगी, जिसको हम बोलते हैं मार्टेनसाइट। ओके, ये काफ़ी यूज़ होता है, मतलब हार्डन किया टीथ्स को काम शिफ्ट शेफ्ट्स में एंड कटिंग टूल्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर अंडर हैवी फ्रिक्शन। ओके, इस चीज़ में ये वाइडली यूज़ होता है। क्या चीज़? लेज़र हार्डनिंग। लेज़र हार्डनिंग की मदद से आप किसी भी चीज़ को विदाउट, ना तो आप उसे पिघला पाएंगे, ना ही वो पिघलेगी, ना ही उसकी शेप चेंज होगी, और आपके उसका वियर रेजिस्टेंट बढ़ जाएगा, और जो भी आपका मटेरियल है वो और ज़्यादा हार्ड और लास्ट लॉन्गर बन जाएगा। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस, ओ सॉरी, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, हियर इट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजर प्रोसेसिंग। तो एडवांटेजेस क्या है? नो टूल वियर। जैसे कि कोई फिजिकल कांटेक्ट तो होता नहीं है, तो उसमें तो कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा की। और सिंस द टूल इज बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट की जो बीम है, जो लेज़र की बीम है, वो खुद ही एक टूल है, तो इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो इसमें हमें ना तो शार्पनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें कोई पार्ट भी नहीं टूटता, और हमारा काम भी हो जाता है। हाई प्रिसीजन, ये तो हर एडवांटेज में कि हाई प्रिसीजन देती है लेज़र। ओके, and then minimal distortion. What is minimal distortion? The heat is concentrated into such a small area that the rest of the material remains cool and does not wrap or bend. ओके, एज आई सेड कि इतना प्रिसाइज होता है कि अगर आप एक पॉइंट पे चाहें तो आप एक पॉइंट पे भी काम करवा सकते हैं, और आपके बाकी का एरिया बिल्कुल भी उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वही इसमें लिखा है कि जब आप किसी लेज़र को किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करवाएंगे, तो ना तो आसपास की चीज़ें खराब होंगी, ना वे हीट अप होंगी जो आसपास का उसका मटेरियल होगा, और ना ही वो बैंड होगी। ओके, सो दिस इज मिनिमल डिस्टॉर्शन। स्पीड एंड ऑटोमेशन, फास्टर काम करती है, ऑटोमेशन होता है, मतलब 24/7 विद मिनिमल ह्यूपर सुपरविजन। ओके, मतलब कि लेज़र जो है सिंपली ज़्यादा बेहतर काम करती है, ज़्यादा फास्ट काम करती है, यही सब इसमें लिखा है। ओके, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब अ सिंगल लेजर मशीन कैन ऑफ्टन बी एडजस्टेड टू कट, ड्रिल और मार्क मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम वुड टू डायमंड। चाहे आप वुड ले लें, चाहे आप डायमंड ले लें, एक मशीन, एक लेज़र मशीन को आप उसकी जो बीम होती है, जो मतलब उसकी बीम है, उसका जो फेस है, अगर आप उसको एडजस्ट करें, तो चाहे तो आप उससे कट भी कर सकते हैं, आप उससे ड्रिल भी कर सकते हैं, आप उससे मार्क भी कर सकते हैं, और आप उससे डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हैं एक सिंगल लेज़र मशीन से। ओके, हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम की लेज़र होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, जो सबसे ज़्यादा हाई पावर होती है, वो होती है CO2 लेज़र। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। डिसएडवांटेजेस, हाई सेटअप कॉस्ट, यही कि ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होती है। एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन बेसिकली ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी ज़्यादा लेगी क्योंकि लेज़र है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि उसकी बीम इतनी पावरफुल होती है कि वो मेटल को बहुत जल्दी से आसानी से पिघला देती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लेती होगी। सेफ्टी हैज़ार्ड, सेफ्टी हैज़ार्ड में वही कि अगर उसकी इधर उधर हुई थोड़ी सी भी, या फिर आपने गोगल्स नहीं लगाए हैं उस लेज़र के हिसाब से, और वो बहुत ज़्यादा हाई पावर लेज़र हुई, तो आपको आई डैमेज भी हो सकता है, आसपास की चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मटेरियल लिमिट्स, मटेरियल लिमिट्स में ये है कि जैसे कि अगर कोई शाइनिंग मटेरियल रखा है, आप कोई भी शाइनिंग मटेरियल, कोई रिंग रखी है, बेसिकली कॉपर रखा है, गोल्ड रखा है ना, तो उससे जो लेज़र की बीम हो सकती है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहीं भी इधर उधर जा सकती है, तो दैट कैन बी रियली डेंजरस। ओके, टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स यहाँ पे क्या मतलब है? यानी कि अगर जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, अगर प्लास्टिक पे लेज़र बीम गिरेगी तो वो ऑब्वियसली आपको टॉक्सिक एक हवा में वो छोड़ेगी, है ना। तो वेपोराइजिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, जैसे कोई वेपोराइजिंग मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है, जैसे प्लास्टिक है तो वो काफ़ी हैज़ार्डियस गैसेस छोड़ सकती है ना। और इसको
ख़त्म करने के लिए, यानी कि अगर आपको ऐसा भी नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, इस चीज़ पे काम करना भी पड़ता है, आपको प्लास्टिक पे भी काम करना पड़ता है, आपको ट्रीटेड मेटल्स पे भी काम करना पड़ता है, और उसमें वेपोराइजिंग होती है तो वो हैज़ार्डियस गैस भी निकलेगी उसमें, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम से, लेकिन वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देन उसके बाद आपका टॉपिक आता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? व्हेन लेज़र के थ्रू हम कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो लेज़र होती है, हम उस जैसे वो हम जानते हैं कि वो कोहेरेंट भी होती है, मोनोक्रोमेटिक भी होती है, डायरेक्शनल भी होती है, तो मतलब वो सारे काम लेज़र कर सकती है, जो कि हमें ज़रूरत है जिन कामों की, एक कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो कोहेरेंट होती है यानी कि वेव्स आर इन अ फेज, यानी कि लेज़र की फेज में वेव्स होती हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक होती है यानी कि सिंगल वेवलेंथ होती है, डायरेक्शनल भी होती है यानी कि उसके पास डायरेक्शन होती है जाने की, ठीक है। सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में लेज़र कैसे कैसे यूज आती है, सो हियर आर ऑल द थिंग्स आई एम गोना एक्सप्लेन। Okay, in optical communication, lasers are the indispensable engines that generate light pulses to carry data. मीन्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में लेज़र जो होती है वो इंडिस्पेंसेबल इंजन्स की तरह काम करती है, जो उसकी जो लाइट पल्सेस होती हैं वो क्या करती है, वो डाटा को कैरी करने का काम करती है, ठीक है। ये बल्ब्स और एलईडी की तरह नहीं होती, ठीक है। जो लेज़र होती है वो कोहेरेंट भी होती है, यानी कि वेव्स होती है उसकी फ्रेज में, ठीक है। वो मोनोक्रोमेटिक भी होती है यानी कि सिंगल वेवलेंथ की होती है, और डायरेक्शनल भी होती है, यही चीज़ हमें चाहिए थी, ठीक है। और यही तीनों चीज़ इसको अलाउ करती है, इसको हेल्प करती है ट्रैवल करने के लिए टेंस ऑफ किलोमीटर, मतलब इसी की वजह से जो लेज़र होती है वो ट्रैवल कर सकती है इवन थ्रू ग्लास फाइबर्स और मिनिमल सिग्नल डिग्रेडेशन। यहाँ पे मिनिमल सिग्नल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो, जैसे कि जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे सिग्नल ऐसे होते हैं कि बहुत आप सिग्नल कट हो जाते हैं, आपकी आवाज़ ढंग से नहीं पहुंच पाती, या फिर कुछ भी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन लेज़र के साथ ऐसा नहीं होता, इसमें सिग्नल का डिग्रेडेशन बहुत ही मिनिमल होता है, कि मतलब या फिर होता ही नहीं है। यानी कि आपका कोई भी डाटा या फिर अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ बहुत क्लियर होगी और आप बहुत आसानी से अपनी बात को, अपने मैसेज को पहुंचा पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, द बैकबोन। इसमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है लेज़र की, ठीक है। इसमें लेज़र जो होती है ना, इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए काम करती है एज अ लाइट सोर्स की तरह काम करती है ये, नेटवर्क्स के लिए और इंटरनेट के लिए, ठीक है। डाटा एनकोडिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, लेज़र जो होती है ना, आप 1 सेकंड में लेज़र को स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और उसकी इंटेंसिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं उस बाइनरी डाटा को दिखाने के लिए, ठीक है। देन है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM। इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि लेज़र में अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसके कलर होते हैं, तो उसको आप मल्टीपल डाटा कैपेसिटी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर उस केबल की जो डाटा होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, लेज़र उसको 160 टाइम तक बढ़ा देती है। तो इसमें यही लिखा है मल्टीपल लेज़र ईच विद स्लाइटली डिफरेंट कलर, अलग अलग टाइप की लेज़र होती है, उसकी हर एक की अपनी अपनी एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है। आर सेंट थ्रू अ सिंगल फाइबर साइमल्टेनियसली, तो वे सब एक सिंगल फाइबर के थ्रू भेजी जाती है, और दिस मल्टीपल डाटा कैपेसिटी ऑफ वन केबल, और इस टाइप से एक केबल की जो डाटा कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो 160 टाइम तक बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें यही लिखा है। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग होल ट्रांसमिशन। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेज़र होती है नैरो स्पेक्टिकल विड्थ होती है, ठीक है। इसमें लिखा है बिकॉज लेज़र हैव नैरो स्पेक्टिकल विड्थ दे एक्सपीरियंस लेट क्रोमोमैटिक डिस्पर्जन,
यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि लेज़र बहुत ज़्यादा नैरो स्पेक्टिकल वेव होती है, तो इसमें जो स्प्रेड ऑफ द सिग्नल है, यानी कि सिग्नल का बिखर जाना इधर उधर, वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम जो डाटा होते हैं थ्रू लेज़र अलग अलग सिटी से सिटी भेज सकते हैं, कंट्री से कंट्री भेज सकते हैं, और डाटा हमारा ब्लरी भी नहीं होता है, यानी कि सिग्नल में कोई खराबी नहीं आती है, जो कि हम फेस करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसमें लिखा भी ये है, लेजर हैव नैरो स्पेक्टिकल विड्थ, दे एक्सपीरियंस लेस क्रोमेटिक डिस्पर्जन, स्प्रेडिंग ऑफ द सिग्नल, इनेबलिंग डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी टू सिटी विदाउट गेटिंग ब्लरी। ओके, फिर है इसी का ही पार्ट, फ्री स्पेस ऑप्टिकल एफएसओ कम्युनिकेशन। ओके, तो एफएसओ यूजर लेजर बीम टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू द एयर और वैक्यूम रेदर देन थ्रू अ फाइबर। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि उस पहले तो हम फाइबर का यूज कर रहे थे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एयर या फिर वैक्यूम का यूज कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि हमें कोई फाइबर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इसकी हेल्प से फिर क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल लिंक्स, यानी कि जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप गड्ढा नहीं खोद सकते, आप फाइबर्स, जैसे फाइबर्स दबाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, वो नहीं कर सकते आप, तो आप इस चीज़ में इस तरीके का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी यही है कि लेज़र कनेक्ट बिल्डिंग इन सिटीज़ वेयर डिगिंग फॉर केबल इज़ टू एक्सपेंसिव, जहाँ पे डिगिंग फॉर केबल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम यहाँ पे ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ कर लेते हैं, और वहाँ पे आप कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक भी, मतलब काफ़ी दूर तक कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट एंड डीप स्पेस, lasers are used for inter-satellite links, Starlinks, and communication with deep space probes. Laser often much higher bandwidth than traditional radio frequency, allowing for 4K video streams for Mars or the Moon. जैसे कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन करना स्पेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लेज़र के साथ ये काफ़ी हद तक आसान हो गया है, क्योंकि लेज़र में हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इंटर सैटेलाइट लिंक्स, हम सैटेलाइट्स के लिंक का अंदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्टार लिंक्स भी एग्जांपल दिया गया है इसमें, स्टार लिंक्स जैसे कि, है ना, एंड कम्युनिकेशन विद डीप स्पेस प्रॉप्स के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लेज़र की जो हायर बैंडविड्थ होती है ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, जो कि ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी थी हमारी, उसके कंपैरिजन में जो लेज़र की बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये क्या हमें यूज़फुल होती है, हमारे किसी काम आती है कि हमें जो है ना, हमें क्लियर डाटा मिलता है, यानी कि मार्स और मून की भी जो वीडियो हमें मिलती है वो बिल्कुल 4K वीडियो मिलती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, और डाटा इधर उधर स्प्रेड नहीं होता और क्लियर मिलता है। तो ये यूज़ है लेज़र का हमारे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, जब हम लेज़र की हेल्प से किसी भी चीज़ की को मेज़र करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि ये क्या है, उसको मेज़र करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो लेज़र होती है ना, वो नैनो स्केल तक का भी मेज़र कर सकती है, और आजकल तो एआई इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज़ हो रहा है कि एआई जो है ना, इसके अंदर ये डाला जाता है, और वो पहले से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है अगर कोई भी छोटे से छोटा एरर किसी भी चीज में होता है। सो मेट्रोलॉजी यहाँ से इसमें यही लिखा है था, इन मेट्रोलॉजी द साइंस ऑफ मेजरमेंट लेजर्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फिजिकल गॉज बिकॉज देयर आर नो कॉन्टैक्ट, एक्सट्रीमली फास्ट एंड ओवर प्रिसीजन डाउन टू नैनोमीटर स्केल। इसमें लिखा है कि लेज़र ने ट्रेडिशनल फिजिकल जो तरीके थे ट्रेडिशनल, उनको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि लेज़र में ना तो कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, लेज़र बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और लेज़र में बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन होता है, और ये कम से बिल्कुल नैनो स्केल तक का भी मेजर कर सकती है। ठीक है, बाय 2026 लेज़र मेट्रोलॉजी हैज़ मूव्ड बियॉन्ड सिंपल मेजरमेंट टू बिकम quality intelligence where AI driven sensors predict manufacturing errors before they happen। ओके, तो 2026 तक एआई में ऐसा, मतलब एआई के थ्रू आप उन एरर्स का पता लगा सकते हैं जो कि अभी तक हुई भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर इसका फर्स्ट बताया गया है लेजर इंटरफेरोमेट्री द प्रिसीजन पीक।
This is the most accurate form of measurement used when even a micron of error is too much. Okay, ये जब यूज की जाती है जब छोटा सा भी एरर बहुत ज्यादा होता है और आपकी चीजों को बिगाड़ सकता है, ठीक है, जब हम यूज करते हैं द प्रिसीजन पीक। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? लाइट इंटरफेरेंस पे ये काम करती है टू डिटेक्ट मूवमेंट। इसमें होता क्या है, एक जो होती है बीम, एक बीम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट तो फिक्स होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को करता है टारगेट, यानी कि वो दूसरे टारगेट को हिट करता है और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं ना वो चीज दिखाता है, ठीक है। इसमें यही लिखा है, अ लेजर बीम इज स्प्लिट इनटू टू। लेजर बीम को टू पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। वन बीम हिट्स अ फिक्स्ड रेफरेंस, एक बीम तो फिक्स्ड रेफरेंस पे हिट होती है, एंड द अदर हिट्स द टारगेट, दूसरी टारगेट को हिट करती है। ओके, व्हेन दे रिकम्बाइन दे क्रिएट एन इंटरफेरेंस पैटर्न। जब वे दोबारा रिकम्बाइन करती है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। इफ द टारगेट्स मूव इन इवन अ फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ द पैटर्न शिफ्ट्स। अगर थोड़ा सा भी वेवलेंथ में थोड़ा सा भी चेंज आता है फ्रैक्शन में तो पैटर्न पूरा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं, इस टाइप से हम मेजर कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होती है? कैलिब्रेटिंग हाई एंड सीएनसी मशीन्स में यूज होती है, वेरीफाइंग सेमीकंडक्टर वेफर फ्लैटनेस एंड नैनोमेट्री इन लेबोरेटरीज। ओके, लेजर ट्रैकर्स लार्ज स्केल एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, इसको आप मान सकते हैं एक पोर्टेबल कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन की तरह, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री बिल्डिंग मैसिव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक एयरक्राफ्ट और विंड टर्बाइंस। ये जब यूज होती है जब हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट हो गए और विंड टर्बाइंस हो गई, है ना। द प्रोसेस, okay, a retroreflector, a small mirror like sphere is held against the object being measured। जो ऑब्जेक्ट आपको मेजर करना है उसके अगेंस्ट में आप एक स्मॉल मिरर लाइक स्फेयर को रख देते हैं, ठीक है। और जो ट्रैकर होता है वो रिफ्लेक्टर को फॉलो करता है, फॉलोज द रिफ्लेक्टर लेजर की हेल्प से, और उसका 3D प्रोपोर्शन को वो मेजर करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मेजर करना है उसके सामने आप रख रहे हैं एक स्मॉल मिरर लाइक स्फीयर रख रहे हैं, फिर जो रिफ्लेक्टर होगा मतलब कि जो ट्रैकर होगा वो फॉलो करेगा रिफ्लेक्टर को विद अ लेजर, लेजर के थ्रू वो उस रिफ्लेक्टर को फॉलो करेगा और आपका एक 3D पोजीशन, आपका मेजरिंग वो 3D पोजीशन आपको एक बना के देगा और आपको बताएगा कि इसका क्या बनता है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के देगा, ठीक है। फिर है 2026 इनोवेशन। मॉडर्न यूनिट्स लाइक द लिका ATS 800 now combine laser tracking with radar, allowing for direct scanning without needing a person to hold a reflector, which speeds up factory inspection by up to 40%। यानी कि पहले तो आपको एक इंसान की जरूरत होती थी उस रिफ्लेक्टर को पकड़ने के लिए, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट स्कैनिंग होती है अब, ठीक है। और इसकी हेल्प से 40% जो आपका वो है स्पीड बढ़ चुकी है फैक्ट्रीज में, और ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि जल्दी से काम होता है। फिर है लेजर ट्राइबुलेशन सरफेस प्रोफाइलिंग। ये क्या है? लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। Laser triangulation surface profiling. This is a workhouse of industrial assembly line. It is used to measure height, thickness और surface roughness. ओके, नाम से ही पता मतलब उससे पता चल रहा है जो लिखा है और नाम से भी पता चल रहा है सरफेस प्रोफाइलिंग, यानी कि हम किसी भी सरफेस की हाइट क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, वो उसका रफनेस कितनी है उस सरफेस की, हम पता लगा सकते हैं थ्रू लेजर। इसमें क्या होता है, अ लेजर डॉट और लाइन इज प्रोजेक्टेड ऑनटू अ सरफेस। कोई डॉट या फिर लाइन जो होगी लेजर की वो डाली जाएगी सरफेस पे। अ कैमरा एट अ नोन एंगल लुक्स एट द रिफ्लेक्शन। एक कैमरा होगा जो रिफ्लेक्शन पे देखेगा। एज द ऑब्जेक्ट हाइट चेंजेस द पोजीशन ऑफ द डॉट इन द कैमराज व्यू शिफ्ट। जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे जो डॉट होगा और जो कैमरा का व्यू होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन, चेकिंग द थिकनेस ऑफ मेडिकल ट्यूबिंग, इंस्पेक्टिंग इंजन ब्लॉक सिलेंडर डायमीटर्स एंड रियल टाइम डिफेक्ट डिटेक्शन इन 3D प्रिंटिंग। ओके,
मेडिकल ट्यूबिंग का थिकनेस पता लगाने के लिए काम आता है, इंस्पेक्ट करने का काम आता है, जो इंजन ब्लॉक सिलेंडर के डायमीटर्स होते हैं, रियल टाइम डिफेक्ट डिटेक्शन में काम आता है 3D प्रिंटिंग में। फिर है आपका लेजर डॉपलर वाइब्रोमेट्री, LDV। मेट्रोलॉजी isn't just about sights, it's about movements and vibrations. ओके, मेट्रोलॉजी सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, वो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस के बारे में भी बताता है, ठीक है। बाय मेजरिंग द डॉपलर शिफ्ट, इसमें हम डॉपलर शिफ्ट को मेजर करते हैं, द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ लिटिल बाउंसिंग ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी चेंज आता है अगर लिटिल बाउंसिंग, लाइट बाउंसिंग ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वो हम डॉपलर शिफ्ट के थ्रू मेजर करते हैं। डॉपलर शिफ्ट क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब लाइट बाउंस बैक करती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, उसको हम बताते हैं डॉपलर शिफ्ट, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू लेजर। LDV कैन मेजर द टाइनी वाइब्रेशंस ऑफ अ हाई ड्राइव हेड और एन एयरप्लेन विंग विदाउट द वेट ऑफ अ फिजिकल सेंसर अफेक्टिंग द रिजल्ट। जो LDV होता है वो मेजर कर सकता है एयरप्लेन विंग्स विदाउट द वेट और फिजिकल सेंसर, किसी भी फिजिकल सेंसर के बिना भी और बिना रिजल्ट्स को अफेक्ट करे LDV के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं डॉपलर शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज lidar, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लेजर रडार भी कहते हैं। जैसे रडार नॉर्मली वर्क्स करती है, इसको हम लेडर रडार कहते हैं। लेकिन रडार में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लाइट वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा है, लिडार विच स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दैट यूज लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये पल्स लेजर का यूज करती है। ओके, इट ऑफ्टन डिस्क्राइब एज लेजर रडार, इसको लेजर रडार भी कहते हैं, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन रडार हमारी रेडियो वेव्स यूज करती है एंड ये लाइट वेव्स यूज करती है। ओके, लाइट वेव्स। हाउ लिडार वर्क्स, तो लिडार की 4 स्टेप्स हैं और ये प्रिंसिपल पे यूज करती है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, फर्स्ट स्टेप एमिशन, रिफ्लेक्शन एंड देन डिटेक्शन एंड देन कैलकुलेशन। तो एमिशन में क्या होता है? एमिशन में सिंपली हर सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ लेजर लाइट, यानी कि जो पल्स लेजर है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ भेजी जाती हैं हर सेकंड में। ठीक है, टूवर्ड्स अ टारगेट और अक्रॉस अ लैंडस्केप, लैंडस्केप या जो भी टारगेट है आपका उसकी तरफ भेजी जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, जब वे जो लाइट है, जो लेजर लाइट है, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस टारगेट के साथ हिट करती है, देन वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर जैसे कोई पेड़ है, ट्री है, बिल्डिंग है, रोड है, उसके साथ उसके ऊपर हिट करेंगी एंड देन रिफ्लेक्ट बैक होगी, बाउंस बैक करेगी। ठीक है, डिटेक्शन, अ हाईली सेंसिटिव सेंसर ऑन lidar कैप्चर्स द रिटर्निंग लाइट। अब जो बाउंस बैक होके हमारे पास जो लाइट आई है, पहले हमने क्या करा, हमने लाइट उस ऑब्जेक्ट की तरफ भेजी, देन वो उसके ऊपर हिट हुई एंड देन वो वापस आई, और वो जो वापस आई हुई लाइट है फिर हम उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन कैलकुलेशन, और फिर जो सिस्टम होता है वो सिंपली उसको कैलकुलेट कर लेता है डिस्टेंस को, क्योंकि कितना टाइम उस लाइट वेव को वापस बाउंस बैक करने में और आने में लगा, उस चीज से हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट, उप्स सॉरी, लेट मी इरेज इट। ओके ओके, इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले के थ्रू ही कैलकुलेशन होती है कि कितना दूर है ऑब्जेक्ट। ओके, we divide by 2 because the light travel to the object and back। 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि उसे जाने में भी टाइम लगा है और उसे आने में भी टाइम लगा है, तो हम नहीं चाहते दोनों को वो डिस्टेंस को वो साथ में जोड़ कर दे, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और फिर इन सब पॉइंट्स को मिला मिलाकर बार बार ऐसे कर कर फिर हमें एक 3D कोऑर्डिनेट दैट्स क्रिएट हाईली एक्यूरेट डिजिटल मैप हमें बना के देती है वो lidar।
जिसकी थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या चीज कैसे है, ठीक है। की एप्लीकेशन है lidar की। lidar is prized for its ability to create high resolution 3D models where traditional cameras और radar fall short, ठीक है। जहाँ पे रडार छोटी पड़ जाती है, ट्रेडिशनल कैमरास छोटे पड़ जाते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं लिडार का, और लिडार हमें हाई रिवोल्यूशन 3D मॉडल्स बना के देती है, ठीक है। हम इसको ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज करते हैं, जिससे कि कार्स जो होती है हमारी ऑब्स्टेकल्स देख सकती हैं, ठीक है। जब उन्हें पता होगा कि क्या चीज है आगे, तो उसे वो ऑब्स्टेकल की तरह देखेगी, वो इस टाइप से अपने आप चल पाती हैं। इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी चीज के ऊपर हमारी ऑटोनोमस व्हीकल्स वर्क करती हैं। एग्रीकल्चर में कैसे काम आता है, मैप्स क्रॉप हाइट डेंसिटी एंड टेरेस टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन हार्वेस्टिंग। मतलब क्रॉप्स की हाइट देख सकती है, बता सकती है, डेंसिटी बता सकती है, और फिर उसकी वजह से हमें पता चलता है कब इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग कब करनी है, ठीक है। आर्कियोलॉजी रिवील्स हिडन स्ट्रक्चर अंडर डेंस फॉरेस्ट कैनोपीज, द लेजर कैन सी थ्रू लीव्स टू हिट द ग्राउंड। मतलब लेजर जो होती है ना, वो किसी भी पत्ते, किसी भी चीज के आर पार हो जाती है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई चीजें छुपी हुई है, हमारी मिट्टी के अंदर छुपी हुई है, हमारे ग्राउंड के अंदर छुपी हुई है, तो उसको भी लेजर पता लगा सकती है, एंड दैट्स हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। जियोलॉजी फॉरेस्ट्री मेजर फॉरेस्ट बायोमास कोस्टल इरोजन एंड क्रिएट्स हाई प्रिसीजन फ्लड मैप्स, ठीक है। इसकी वजह से हमें पहले ही पता चल जाता है कि मतलब वो हाई प्रिसीजन फ्लड मैप्स क्रिएट कर देती है, फॉरेस्ट का बायोमास मेजर कर लेती है, ठीक है। कंज्यूमर टेक यूज्ड इन आईफोन फॉर बेटर लो लाइट फोटोग्राफी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एआर एप्स। आईफोन में भी यूज होता है लो लाइट फोटोग्राफी में। आपने आजकल तो ये चल भी रहा है कि अंधेरे में फोटो खींचना, तो उसके लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। लिडार वर्सेस रडार वर्सेस सोनार। लिडार वर्सेस रडार वर्सेस सोनार। तो लिडार क्या होती है, इसमें हम हाई रिजोल्यूशन होती है, डिटेल्ड होती है, 3D मैपिंग का यूज करते हैं, और बट ज़्यादा हैवी जो फॉग होती है रेन में, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, और इसमें लेजर लाइट का यूज होता है, ओके। रडार क्या होती है, वो रेडियो वेव्स पे वर्क करती है, और हर वेदर कंडीशन में वो वर्क करती है। कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एट मच लॉन्गर डिस्टेंस बट विद मच लोअर डिटेल्स। डिटेल्स कम देती है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस तक रडार यूज की जा सकती है। सोनार the only one that works effectively underwater where light and radio waves are absorbed or scattered। जहां पर लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है, रेडियो वेव्स भी एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे काम करती है सोनार, यानी कि अंडर वाटर काम करती है सोनार, और इसमें साउंड का यूज होता है। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज होलोग्राफी। होलोग्राफी में क्या होता है, होलोग्राफी आपको एक 3D प्रिंटिंग करके देती है किसी भी चीज़ का। मान लीजिए जैसे आपका फ़ोन है, उस पर लेज़र की जो लाइट्स हैं, उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो बीम है, वो बार बार हिट करेगी, एंड एट लास्ट वो आपको एक 3D मॉडल बना के देगी, जो आपको उस, जैसे फ़ोन है, उसकी डेप्थ, उसकी मेजरमेंट, मतलब सब चीज़ आपको करेक्टली बता के, और 3D एक वो बना के देगा। 3D फोटो बोल सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, 3D रिकॉर्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। 3D प्रिंट बना के देगा, ओके। होलोग्राफी इज अ सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग टेक्निक दैट कैप्चर्स एंड रिकंस्ट्रक्ट अ 3 डायमेंशनल लाइट फील्ड। ये एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जो कि कैप्चर करती है और रिकंस्ट्रक्ट करती है। यानी जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे फोन है, तो उसको दोबारा से उसको कैप्चर करेगी, उसको रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेगी एक 3D डायमेंशनल लाइट फील्ड में, एक 3D मॉडल बना के देगी आपको, ठीक है। While a standard photography is a 2D record of light intensity, स्टैंडर्ड फोटोग्राफी जो होती है 2D रिकॉर्ड होता है लाइट इंटेंसिटी का, लेकिन होमोग्राम जो होता है ना, होलोग्राम, वो आपको उस चीज की इंटेंसिटी, उसकी फेज ऑफ लाइट वेव, उसकी डेप्थ, पैरेलक्स, सब चीज के बारे में बताता है। आपको बिल्कुल एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह वो आपको बना के देता है। हाउ अ होलोग्राम इज क्रिएटेड, ओके। इसमें देखो, किसी भी
किसी भी चीज का होलोग्राम बनाने के लिए हमें एक ऐसा लाइट सोर्स चाहिए जो कि कोहेरेंट हो, और आप हम सब जानते हैं कि लेजर जो होती है वो कोहेरेंट होती है, तो हम लेजर ही यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, द फर्स्ट प्रोसेस है बीम स्प्लिटिंग। बीम स्प्लिटिंग में क्या होता है कि आपकी एक बीम होगी, उसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करा जाएगा। एक पार्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट बीम एंड दूसरा होगा रेफरेंस बीम। फिर है ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेशन। ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेशन में ये होगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट बीम होगी ना, वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी और आप उसकी चीज की, उसके ऑब्जेक्ट के सरफेस की एक 3D इंफॉर्मेशन देगी आपको। ठीक है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट बीम है वो आपकी क्लियर रेफरेंस बीम से मीट करेगी, उससे मिलेगी। ओके, द पैटर्न where the two beams meet they create a complex microscopic interface pattern। जब ये दोनों बीम वापस से दोबारा मिलती हैं तो वो आपको एक कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक इंटरफेरेंस पैटर्न बना के देती है, जो कि आप looks like random noise to the naked eyes but it contains all the 3D data। एक random noise की तरह लगेगा हमारी आंखों को, लेकिन एक वो चीज है जो बिल्कुल 3D डाटा उसका कंटेन करेगी। ठीक है, आपको हर चीज बताएगी। ओके, होलोग्राम वी हैव, हाउ अ होलोग्राम इज सीन, रिकंस्ट्रक्शन। इसमें बस ये बताया गया है कि जब भी कोई लाइट किसी चीज पर किसी चीज से हिट करती है और वो हिट करने के बाद जिस तरीके से बेंड करती है उसी तरीके से वो वापस आती है और हमें बताती है कि क्या और किस तरीके का ऑब्जेक्ट है वो। इसको हम बोल सकते हैं दिस रिक्रिएट्स अ घोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस। मतलब कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं उस चीज का भूत बना देती है 3D स्पेस में। ठीक है, होलोग्राम वर्सेस फोटोग्राफी। ठीक है, कुछ फोटोग्राफी और होलोग्राम में डिफरेंस हैगा, मे भी आ सकता है 2 मार्क्स में, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप ऐड कर सकते हैं टू गेन मोर मार्क्स। ठीक है, होलोग्राफी क्या होती है, 2D होता है फ्लैट, 3D होती है। फोटोग्राफी 2D होती है, होलोग्राफी 3D होती है, डेप्थ भी होती है, वॉल्यूम भी होती है। इसमें इसमें इंटेंसिटी यानी कि बस ब्राइटनेस होती है, और इसमें इंटेंसिटी प्लस फेज होती है। इसमें सन एलईडी बल्ब्स का यूज होता है, लाइट सोर्स जो होती है। इसमें कोहेरेंट लेजर लाइट का यूज होता है। इसमें फिक्स्ड पर्सपेक्टिव होता है। इसमें चेंजेस विद योर मूवमेंट, जैसे जैसे मूवमेंट होगा वैसे वैसे इसमें चेंज आएंगे। ओके, फ्रेगमेंट, इफ कट इन हाफ यू सी हाफ द इमेज। अगर हाफ में कट करोगे तो हाफ ही इमेज दिखेगी, और अगर इसको हाफ में कट करोगे आप अगर होलोग्राम को, तो ईच पीस शो द होल इमेज। वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ होलोग्राम। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। होलोग्राफी आपके सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन में काम आ सकती है, होलोग्राफिक डाटा स्टोरेज में काम आ सकती है, मेडिकल विजुअलाइजेशन में काम आ सकती है, टेलीप्रेजेंस में काम आ सकती है, और स्मार्ट ग्लास सर्च में भी काम आ सकती है। Then we have laser hazards and safety consideration। इसमें हमें बताया गया है कि क्या क्या नुकसान लेजर से हमें हो सकते हैं, और उन नुकसान से बचने के लिए हम लेजर को किस तरीके से यूज करें और क्या सेफ्टी मेजर्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग अ लेजर रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस, इट्स इनक्रेडिबिलिटी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर सेवरल हार्म्स। हमें जब हम किसी लेजर को यूज कर रहे हैं तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि इस चीज के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और हम ये चीज क्या क्या नुकसान भी कर सकते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इसके लेजर किस तरीके से हमारी आईज को और हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, उस हिसाब के उस बेसिस पे हमारे लेजर को कुछ क्लासेस में बांटा गया है। सो फर्स्ट क्लास इज क्लास 1, then class 2, class 3R, class 3B and class 4। class 1 is generally safe, आप उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं और वो कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। क्लास 2 की थोड़ी सी वो होती है, लेकिन हमारी आइज जो होती है बार बार ब्लिंक करती है, तो इस वजह से हम सेफ है हमारे लिए। ठीक है, देन वी हैव क्लास 3R, ये थोड़ी सी हजार्डियस हो सकती है, potentially hazardous if viewed directly or with optics, requires cautious labels। इसमें थोड़े से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो स्पेक्टेकल्स पहनने की ज़रूरत है। ठीक है, वरना थोड़ी सी ये खतरनाक हो सकती है। क्लास 3B बहुत खतरनाक होती है आंखों के लिए, आप डायरेक्टली बीम को नहीं देख सकते हो, इसमें रिक्वायर होती है
आई प्रोटेक्शन की रिक्वायर होती है, आप स्पेक्टिकल्स पहने, गूगल्स पहने, उसकी रिक्वायर होती है, जो उसके हिसाब से दिए गए होते हैं उस हिसाब से ही आपके गॉगल्स होता है, आप उनको पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत खतरनाक होती है आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए भी। ठीक है। क्लास 4 इज द मोस्ट हजार्डियस लेजर। परमानेंट आई और स्किन डैमेज कर सकती है अगर डायरेक्टली और नेकेड आई से देखी जाए, और आग लगा सकती है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकते हैं इसके। तो ये है क्लास 4 जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है। फिर इसके कुछ बायोलॉजिकल हजार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि थर्मल डैमेज, द मोस्ट कॉमन। द लेजर हीट्स टिश्यू अंटिल प्रोटीन्स डिनेचर। मतलब कि लेजर हमारे टिश्यूज पे, मतलब अगर हमारी स्किन पे पड़ती है तो वो टिश्यू को मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हीट करती है, जब तक हमारा प्रोटीन्स जो है मतलब ब्रेक नहीं हो जाता और हमारी स्किन खराब नहीं हो जाती, मतलब उसे खराब कर देती है। ठीक है। द रेटिना इज स्पेशली वनरेबल बिकॉज द आई लेंस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास कंसंट्रेटिंग लेजर एनर्जी बाय अ फैक्टर ऑफ अप टू टाइम्स ऑन टू अ टाइनी स्पॉट। अगर आप छोटे से स्पॉट पे अगर आप लेजर बीम को फोकस करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस हो सकती है, आपकी आंखें खराब कर सकती है, स्किन खराब कर सकती है, और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो ये आता है थर्मल डैमेज के अंदर। ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड्स है, हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारे स्किन, हमारे बॉडी से रिलेटेड बेसिकली। ओके। फोटोकेमिकल डैमेज स्पेशली फ्रॉम यूवी और ब्लू लाइट, जो कि यूवी से होते हैं या फिर ब्लू लाइट से होते हैं, कॉजिंग केमिकल डैमेजेस ऑन द स्किन और इन द आई। मतलब कि हमारी आंखों के अंदर या फिर हमारे स्किन के ऊपर, मतलब जैसे कि अगर कोई लेजर पड़ी और वो थोड़ा सा बर्निंग होना, पिघलना सा मतलब होता है ना, वो शुरू हो गया, तो दैट कम्स इन फोटोकेमिकल डैमेज। देन वी हैव मैकेनिकल डैमेज। अल्ट्रा शॉर्ट हाई पावर पल्सेस कैन कॉज माइक्रो एक्सप्लोजन इन टिश्यूज ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन। अगर आप हाई पावर पल्सेस का यूज करेंगे ना, तो हमारे टिश्यूज के अंदर माइक्रो एक्सप्लोजन हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी रियली डेंजरस। Then we have non-beam hazard. Safety isn't just about the light beam itself. Industrial and medical laser introduce secondary risk. मतलब सिर्फ लाइट बीम से रिलेटेड नुकसान नहीं है, लाइट बीम से रिलेटेड खतरा नहीं है, अलग भी इंडस्ट्रियल मेडिकल लेजर्स में और भी बहुत सारे रिस्क जनरेट होते हैं। लेजर जनरेटेड एयर कंटेमिनेंट्स। When a laser cuts or cauterizes material, especially plastic or human tissue, it creates a plume of toxic smoke and particulates. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब लेजर किसी चीज़ पे हिट करती है तो वो वेपोराइज हो जाती है ना, या कट हो जाती है, तो इस वजह से हमारी जो एयर है उसमें स्मोक हो सकती है और उसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी हैजार्डियस। Electrical hazard. High power laser use massive voltage. Statically, more laser related facility occur from electrocution during maintenance than from the laser beam itself. मतलब हाई पावर होती है, इसमें मैसिव वोल्टेज की जरूरत होती है, तो उसको सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। फायर हैजार्ड्स। एज वी नो, अगर क्लास 4 लेजर किसी भी चीज के ऊपर पड़ेगी तो वो उसमें फ्लेम मेबल गैसेस जनरेट करेगी, एंड आग लग सकती है कहीं पे भी, एंड दैट कॉन रियली हार्मफुल, एंड दैट कैन बी रियली हार्मफुल। ओके। अब इसमें लास्ट में सेफ्टी कंसिडरेशन एंड पीपी, आप क्या चीज कर सकते हैं इसके नुकसान से बचने के लिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स यूज बीम हाउसिंग इंटरलॉक्स that shut the laser off if a door opens and beam shutters. Okay. बीम शटर लेजर्स के अंदर ही होते हैं, इंटरलॉक्स, बीम शटर्स के, जो तुरंत के तुरंत लेजर्स को बंद कर दें। ठीक है। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो लेजर में ही होते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स प्रॉपर सिग्ने लेजर इन यूज वार्निंग लाइट्स एंड मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर ऑल स्टाफ। मतलब पूरे स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसे ही आके लेजर को यूज नहीं कर सकता, आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आपको ठीक से चीजें संभालने की जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स सॉरी थर्ड पॉइंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि आप मास्क पहन सकते हैं, आप गोगल्स पहन सकते हैं, आप ग्लव्स पहन सकते हैं, और भी लैब कोट्स पहन सकते हैं जो कि आपको बचाएगी उस चीज़ों से। And that's all for this chapter. Thank you so much for viewing this, watching this video, and stay tuned
and tell me if you have any query, and we will discuss further another chapters in my upcoming videos. So thanks for watching.